Welcome to P. Agarwal editorial. So the first article that we are going to discuss today is the new arc of India-Australia collaboration. तो बेसिकली इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जैसे अभी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया विज़िट किया कैनबरा और सिडनी में बेसिकली, जहाँ पर ये ऐसा हुआ है कि 10 साल में फर्स्ट इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने वहाँ विज़िट किया है। वहाँ ऑस्ट्रेलिया इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर्स का डायलॉग था, उसका इनॉग्रल था जिसके लिए वो गए। विज़िट ने एक माइलस्टोन मार्क किया कि पार्टनरशिप हमारी स्ट्रैटेजिक से एक रियल टाइम ऑपरेशनल कोऑपरेशन की तरफ कैसे आ रही है। तो मेजर डिफेंस एग्रीमेंट्स जो साइन किए गए, की आउटकम्स क्या थी जो हम देख पा रहे हैं हमारी डिफेंस और मैरीटाइम कोलैबोरेशन के थ्रू। जॉइंट मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन का रोड मैप रहा फॉर क्लोजर कोऑपरेशन एट सी। फिर डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन डिक्लेरेशन रीन्यू करा गया। एनुअल डिफेंस मिनिस्टर का डायलॉग हुआ टू इंश्योर कॉन्टिन्यूटी एवरी ईयर। सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट अरेंजमेंट, जॉइंट एफर्ट्स फॉर सबमरीन इमरजेंसीज। फिर इसमें क्या है, ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं हम एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। ये एग्रीमेंट हुआ 2024 में। हमने एक्सपैंड किया अपना इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जॉइंट स्टाफ टॉक्स, जिससे कि एक न्यू फर्म है वहाँ पे प्लानिंग करी जाएगी एक्सरसाइजेस की, जॉइंट ऑपरेशंस और इंटरऑपरेटेबिलिटी। तो ये सारे आउटकम स्पेशल क्यों हैं? तो ये सारी सिर्फ हाई लेवल मीटिंग्स नहीं है, इनकी ऑपरेशनल और इंडस्ट्रियल डेप्थ भी है। जो इंडियन शिपयार्ड्स हैं वो सपोर्ट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन फ्लीट की मेंटेनेंस को, लॉजिस्टिक और सस्टेनमेंट कॉपरेशन में। फिर हम फोकस कर सकते हैं प्रैक्टिकल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन, कंटिजेंसी प्लानिंग में और रूटीन मेरीटाइम एक्सरसाइजेज में। तो पार्टनरशिप जो है वो सिंबॉलिक से रियल एवरीडे कोलैबोरेशन पर आ रही है। 3 फेजेस क्या रहे इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस रिलेशनशिप के? स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस। तो पहले तो कॉमन कंसर्न्स, जैसे ये होता है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, तो वैसे ही कि चाइना के एग्रेसिव एक्शंस के कारण सबका कॉमन कंसर्न है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का दोनों का कॉमन कंसर्न है इंडो पैसिफिक में। सो कोऑपरेशन जो क्वाड में हुई इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान यूएस और रेगुलर डायलॉग्स के थ्रू। फिर उसके बाद ऑपरेशनल डीपनिंग अब कहाँ से आई? फिर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज शुरू हुई, एयर फ्यूलिंग रिफ्यूलिंग टॉक्स, फिर लॉजिस्टिक कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ये सब शुरू हुआ। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक कन्वर्जेंस कैसे आई? फिर अब दोनों नेशंस ने फोकस करना शुरू कर दिया कि हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग साथ में करें, रिपेयर और सप्लाई चेन्स। एम क्या है कि लॉन्ग टर्म डिफेंस सस्टेनेबिलिटी बनाई जाए। तो ये सब ये एक्सेलरेशन कैसे हो रही है? तो स्ट्रक्चरल रीजन इसका ये है कि चाइना का पावर जो है वो ग्रो कर रहा है, तो उसको कर्ब करने के लिए दोनों कंट्रीज साथ में आ रही हैं, अपने डिफेंस गैप्स और कॉपरेशन को मजबूत कर रही हैं। प्रैक्टिकल रीज़न क्या है कि दोनों नेशंस जो हैं उनको रिलायबल ऑल्टरनेटिव चाहिए इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन वन बिग पावर लाइक यूएस। फिर ऑकस डेवलपमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा इंडिया ऑस्ट्रेलिया कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देती हैं। फिर इंडिया की जो शिप बिल्डिंग कैपेसिटी है वो ऑस्ट्रेलिया के न्यू एडवांस सिस्टम्स को कॉम्प्लीमेंट कर सकती है। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स ऑफ बोथ द नेशंस। तो इंडिया का जो है ना वो स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम पोजीशन है इन इंडियन ओशन, और ऑस्ट्रेलिया के पास हाई डिफेंस टेक्नोलॉजी है। फिर हमारे पास लार्ज इंडस्ट्रियल बेस है, तो उनके पास एडवांस्ड अंडर सी सिस्टम्स हैं। उधर कॉस्ट एंड हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग है, तो उनके पास स्ट्रॉन्ग R&D एंड इनोवेशन है। ग्रोइंग हम मेक इन इंडिया से डिफेंस इंडस्ट्री को ग्रो कर रहे हैं, उनके पास अलायंस का एक्सपीरियंस है। तो साथ में इंडिया स्केल और अफोर्डेबिलिटी ला रहा है, ऑस्ट्रेलिया इनोवेशन और टेक्नोलॉजी ला रहा है। तो इससे हम एक रेजिलियंस बेस्ड बैलेंस्ड डिफेंस रिलेशनशिप बना सकते हैं। ब्रॉडर पॉलिटिकल एंड फॉरेन पॉलिसी एंगल क्या है? अब पार्टनरशिप जो है वो स्ट्रैटेजिक से कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की तरफ इवॉल्व हुई है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, इकोनॉमिक कॉपरेशन, पीपल टू पीपल टाइज, इन सब के बेसिस पे ये बिल्डअप हुई है। फॉर ऑस्ट्रेलिया उसको अपने सिक्योरिटी पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करना है इंडो पैसिफिक में। इंडिया के लिए उसको स्ट्रेंथन करना है अपना इन्फ्लुएंस सदर्न इंडो पैसिफिक और अपना मैरीटाइम डोमेन स्ट्रेंथ को बिल्डअप करना है। तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स लाइक डायलॉग्स मेक द बॉन्ड इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस। लुकिंग अहेड व्हाट टू वॉच नेक्स्ट। तो फ्यूचर डेवलपमेंट्स क्या रहेंगी, अब हमें क्या ऑब्जर्व करनी है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिस्टिक एंड शिप रिपेयर अरेंजमेंट्स, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन शेयरिंग का एक्सटेंड कहाँ तक जाता है, जॉइंट डिफेंस प्रोजेक्ट्स,
इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया अलाइन दिस प्रोग्रेस विद क्वाड एक्टिविटीज़, और अगर ये एग्जीक्यूट होता है अच्छे से, सो द कॉपरेशन विल बिकम रूटीन, स्टेबल एंड क्रूशियल फॉर इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सिक्योरिटी. So the crux of the topic is India-Australia defense ties are now shifting from friendly talks to field-level teamwork, strong logistics, industrial और technology cooperation के साथ. So this partnership can play a major role in maintaining peace and stability across the Indo-Pacific. So next article is why emergency care needs to be prioritized. तो बेसिकली इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स जो है वो सिर्फ एक सर्विस नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी की तरह ट्रीट करा जाना चाहिए, क्योंकि हर सेकेंड आपके लाइफ और डेथ के बीच में डिसाइड कर सकता है. जल्दी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट फिटाइल कंडीशंस को रिवर्स कर सकते हैं, और डिलेड हेल्प जो प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं उनको भी एग्जीक्यूट कर सकती है. एवोल्यूशन ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन. तो पहले जो एम्बुलेंसेज हैं वो एंशियंट वॉर्स के टाइम से हैं, पर पीपल हमेशा रश कर रहे हैं टू सेव द वोंडेड. पर मॉडर्न एम्बुलेंसेज जो हैं वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस और वॉर जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1, 2, कोरिया, वियतनाम, इनके बाद डेवलप हुई है. इनका इम्पोर्टेंस बाद में पता चला है. उससे रैपिड इवैक्यूएशन, ऑर्गेनाइज्ड ट्राइएज एंड टाइमली ट्रीटमेंट एंड डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस हमें इनसे पता चली. सो दीज एक्सपीरियंसेस लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम्स. फ्रॉम गोल्डन आवर टू प्लेटिनम 10 मिनट्स. तो गोल्डन आवर होता है फर्स्ट आवर जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, एक्यूट इलनेस है, तो बेस्ट विंडो टू सेव द लाइफ्स. अब वर्ल्ड फॉलो करता है प्लेटिनम 10 मिनट्स की 10 मिनट्स के अंदर अंदर विक्टिम को हेल्प मिल जानी चाहिए. तो ये सिर्फ स्लोगन नहीं, एथिकल ड्यूटी भी है. इवन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ट्रीटमेंट शुड कंटिन्यू, नॉट जस्ट रश टू द हॉस्पिटल. तो मॉडर्न एम्बुलेंसेज क्या कर सकती हैं? आज की एम्बुलेंस मिनी हॉस्पिटल ऑन व्हील्स की तरह है. ऑक्सीजन डिलीवर कर सकती हैं, स्टार्ट कर सकती हैं 4 फ्लूइड्स को, देन एयरवेज एंड मैनेज ब्रीथिंग, देन कंट्रोल कर सकती हैं ब्लीडिंग को, यूज़ डिफिब्रिलेटर्स, ECG, इको, इवन मोबाइल CT स्कैनर्स फॉर अर्ली डायग्नोसिस, इमरजेंसी डिलीवरीज और न्यूबॉर्न केयर ड्यूरिंग द ट्रांजिट को भी हैंडल किया जा सकता है. तो 2 मेन मॉडल्स क्या हैं एम्बुलेंस केयर के? पैरामेडिक लेड मॉडल, जिसमें ट्रेन पैरामेडिक स्टाफ स्किल्ड इन बेसिक लाइफ सपोर्ट वो साथ में होता है. डॉक्टर लेड मॉडल, एम्बुलेंस एक्ट्स एज अ मोबाइल हॉस्पिटल. तो इंडिया दोनों का मिक्स यूज़ करता है, पर सक्सेस डिपेंड करती है गुड ट्रेनिंग, मोटिवेशन और स्टाफ की कोऑर्डिनेशन पे. ऑपरेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस क्या हैं? जो एम्बुलेंसेज हैं उनको सेफ डिज़ाइन चाहिए फॉर यूजिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन, वेल मेंटेन्ड और स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड होनी चाहिए. ट्रेन ड्राइवर चाहिए जो फास्ट चलें पर सेफली. हेल्थ वर्कर्स मस्ट हैंडल क्रिटिकल पेशेंट्स इनसाइड अ मूविंग व्हीकल. एक सेंट्रल कॉल सेंटर्स होना चाहिए विद GPS टू लोकेट द नियरेस्ट एम्बुलेंस, अलर्ट हॉस्पिटल्स, प्रिपेयर वेंटिलेटर्स, ब्लड मेडिकल टीम्स इन एडवांस. नेक्स्ट इज़ लाइफ कम्युनिकेशन बिटवीन एम्बुलेंस एंड स्पेशलिस्ट से क्रूशियल मिनट्स में लाइफ सेव करी जा सकती है. क्रूशियल मिनट बच सकते हैं लाइफ सेव करने के लिए. इंडिया हैज़ द टैलेंट, पर क्या मिसिंग है? कंसिस्टेंट सिस्टम और कोऑर्डिनेशन हमारी मिसिंग है. रेगुलेशन एंड सिस्टम स्टैंडर्ड्स. तो नेशनल एम्बुलेंस कोड ने स्टैंडर्ड सेट करे हुए हैं फॉर डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट, AIS 125. मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 अमेंडेड इन 2019, उससे भी एम्बुलेंस को राइट ऑफ वे मिलता है. द नेशनल हेल्थ मिशन सपोर्ट करता है स्टेट्स फाइनेंशियली एंड टेक्निकली, बट इम्प्लीमेंटेशन वेरी करता है, लीडिंग टू अनइक्वल क्वालिटी अक्रॉस इंडिया. 108 एम्बुलेंस मॉडल सक्सेस स्टोरी. तो 108 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे था. इंडिया का बेस्ट इमरजेंसी मॉडल रहा है. अराउंड 10,000 एम्बुलेंसेज हैं अक्रॉस इंडिया. हम 7 to 9 मिलियन पेशेंट्स हर साल हैंडल कर रहे हैं. तमिलनाडु स्टैंड आउट करता है 1353 एम्बुलेंसेज के साथ. एवरेज रिस्पॉन्स टाइम इज़ ऑल्सो 10 minutes 14 seconds, नियरली मीटिंग द प्लैटिनम 10 minutes स्टैंडर्ड. इश्यूज़ क्या हैं प्राइवेट एम्बुलेंसेज के साथ? जो प्राइवेट एम्बुलेंसेज है उसमें ज़्यादातर क्वालिफाइड स्टाफ नहीं होता, प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं होता, स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं होते. अर्जेंट नीड है एक सेंट्रल अथॉरिटी के लिए जो रेगुलेट करे, स्टैंडर्डाइज और सर्टिफाई करे सारे इमरजेंसी सर्विसेज को. यूनिफॉर्म ट्रेनिंग दी जाए, सिलेबस सेम हो, सर्टिफिकेशंस और सेम हो फॉर पैरामेडिक्स एंड इमरजेंसी स्टाफ. बेटर पे और कैरियर स्टेबिलिटी, ताकि
रूरल एरियाज़ तक भी हम चीज़ें पहुंचा पाए, लोग इधर उधर ना भटकें. सो द केस फॉर इमरजेंसी सर्विसेज रेगुलेटरी अथॉरिटी, हर स्टेट के पास एक रेगुलेटरी अथॉरिटी हो टू इंश्योर कि प्रॉपर एम्बुलेंस का डिज़ाइन है, क्वालिफाइड पर्सोनल इज़ देयर एंड रेगुलर मॉनिटरिंग एंड ड्रिलिंग इज गोइंग ऑन. एम इज़ मेक एम्बुलेंसेज ट्रू लाइफ सेविंग यूनिट्स, नॉट जस्ट पेशेंट ट्रांसपोर्ट vehicles. So the real problem excess during disasters. तो बेस्ट एम्बुलेंस भी यूज़लेस है अगर वो विक्टिम्स को सेव ही ना कर पाए. स्टैम्पीड वगैरह के दौरान जब रश बहुत होता है तो एम्बुलेंसेस पहुंच ही नहीं सकती हैं ब्लॉक्ड रूट्स तक. तो गैदरिंग्स में रिपीटेड ट्रेजेडीज़ होती रहती हैं बिना प्रॉपर प्लानिंग के. स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट टू एमरजेंसी केयर. तो राइट टू लाइफ इज़ इक्वल टू राइट टू एमरजेंसी मेडिकल केयर. तो हर पब्लिक इवेंट में इंश्योर होना चाहिए क्लियर एंट्री और एग्जिट हो एम्बुलेंसेस के लिए, ऑन साइट ट्रेन पैरामेडिक्स वॉलंटियर्स हो एमरजेंसी किट्स के साथ, क्विक CPR हो टू सेव लाइफ बिफोर एम्बुलेंस अराइज. इवेंट शॉर्ट वेल मैनेज्ड होने चाहिए ताकि डेथ ड्यू टू डिहाइड्रेशन और क्राउड रश अवॉइड कर सकें हम. रोड अहेड. तो टाइम कहाँ सेव किया जा सकता है? टाइम है कि इंडिया ऑलरेडी एडवांस ट्रांसप्लांट्स और रोबोटिक सर्जरीज कर रहा है, फिर भी लाइफ लूज़ कर रहा है अवॉइडेबल डिलेज के कारण. तो टाइम है कि हम स्टैंडर्डाइज, रेगुलेट और इंटीग्रेट करें सारे एम्बुलेंस सर्विसेज को. एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लगाएं स्टेट्स के लिए. तमिलनाडु का मॉडल ऑफ क्विक रिस्पॉन्स को फॉलो किया जाए. इमरजेंसी रिस्पॉन्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, नॉट ऑप्शनल. So the crux of the story is strength of a health system isn't just in the number of hospitals, it's how fast it reaches the injured people when every second counts. So that's all for the articles today. Thank you.